Hello everybody, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel Win Chemistry। जैसा कि आप सबके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एनटीएससी के लिए केमिस्ट्री क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की है। इस क्विज़ में 15 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल एनटीएससी के बच्चों के लिए ही नहीं है, इसमें +1 +2 के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क्या लगभग सारे ही +1 और +2 के सिलेबस में से उठाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अब टॉपिक एनटीएससी है तो लेवल तो थोड़ा हाई बनता ही है। क्लियर हो गया आपको? तो पहले रूल समझ लीजिए। रूल अपना बिल्कुल जैसे केबीसी आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। नीचे 4 ऑप्शन आएंगे और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा सॉल्यूशन देने के लिए। फिर आपका जो भी आंसर होगा आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, अदरवाइज कॉपी में आप लिखते रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर उसी समय आपके सामने आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर हो गया आपको? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्विज को। आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है ये? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है उनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, फिर टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी। पहला है फ्यूज्ड NaCl, दूसरा है सॉलिड NaCl, तीसरा ब्राइन सॉल्यूशन और चौथा है कॉपर। अब टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी। टाइम आप होने वाला है। आपका आंसर है बी, सॉलिड NaCl। अब ये सॉलिड NaCl बिजली कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल है NaCl का। इसके अंदर Na कटायन और क्लोराइड आयंस नहीं है। ये एक न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल है कंटेनिंग नो आयंस। तो आयंस तो हैं पर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, इस वजह से एब्सेंस ऑफ आयंस मेक इट इंसुलेटर। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये सवाल मोल कंसेप्ट का है। देखते हैं कितने लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा है 9th क्लास के अंदर ढंग से। सवाल कह रहा है हाउ मैनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसके ऑप्शन है ये, ए का 1, बी का 0.1, सी का 0.01 और डी का 0.5। आपका टाइम स्टार्ट होता है ये आपके सामने। जल्दी कीजिए अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो। और इसका आंसर है 0.1। ओके, अब मुझे पता है कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि 0.1 कहाँ से आ गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए देखिए, जो ग्राम एटम्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सीधा सा आप जो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे अभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला क्या होता है? N2। तो यहाँ पे जो ग्राम एटम्स हैं वो कितने? 2, क्योंकि 2 N एटम है। और वो 2 ग्राम एटम कितने मास में है? वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास, या आप कह सकते हैं 1 मोल। अब 1 मोल नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास होता है 28 ग्राम। तो सवाल ऐसे करेंगे हम, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन में ग्राम एटम्स कितने? 2, तो 1.4 में आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर 0.1 ही आएगा। ओके, और अब आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास से लिया गया है और 12th क्लास के सरफेस केमिस्ट्री में भी है ये। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन, ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंट तो मिल गई होगी शायद आपको। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, ये रहा आपका टाइम स्टार्ट हो गया। और आपका आंसर है कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई टिंडल इफेक्ट पढ़ा है ना आपने? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? जो लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से निकलती है और आप उसे 90 डिग्री एंगल से देखेंगे तो आपको लाइट का पाथ बिल्कुल साफ नज़र आएगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से उसका रास्ता आपको दिखाई दे जाएगा। टिंडल इफेक्ट से लेना देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इज दैट क्लियर टू यू? ओके,
और इसके साथ आपका अब अगला क्वेश्चन मैं डालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, साबुन कैसे काम करता है, किस प्रोसेस की मदद से काम करता है? पहला ऑप्शन है एडजॉर्प्शन, इमल्सिफिकेशन, कोएगुलेशन, नन। और इसका आंसर आपका है, टाइम स्टार्ट हो रहा है पहले, चलो आपको टाइम देता हूं पहले, यस सॉरी। इसका आंसर है एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन। अब 9th और 10th क्लास के बच्चों ने टर्म नहीं पढ़ी होगी एडजॉर्प्शन क्या होता है। आप जब 12th क्लास में हो जाएंगे तो सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर के शुरू में ही मिलेगी आपको एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वैसे समझ लीजिए। देखिए, मेरे पास सपोज दो कोई सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों सॉलिड सब्सटेंसेस के ऊपर मैंने कोई कलरफुल लिक्विड डाला, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो पहला जो सॉलिड था उसके अंदर लिक्विड पूरा अंदर तक चला गया, यानी उस सॉलिड ने उस लिक्विड को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब। और दूसरे सॉलिड में मैंने क्या देखा कि जो लिक्विड मैंने ऊपर डाला था सरफेस के ऊपर, वो लिक्विड पूरा अंदर नहीं गया, बल्कि सरफेस से बिल्कुल जरा सा अंदर घुसा है बस उस सॉलिड के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। तो सोप भी ग्रीस को एडजॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से रिमूव कर पाता है। क्लियर हो गया आपको? अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो भाई, एलम, एलम एक साल्ट होता है, मिक्स्ड साल्ट, पोटैश एलम बोलते हैं हम इसको। क्लियर हो गया आपको? एलम इज ए वाटर प्योरीफायर। ये वाटर प्योरीफायर है, क्यों? बिकॉज इट, ऑप्शन नंबर 1, कोएगुलेट द इम्प्योरिटीज, सॉफ्टens हार्ड वाटर, गिव्स टेस्ट, डिस्ट्रॉयज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पानी को प्योरीफाई करना हमने, पानी की गंदगी निकालनी है। गंदगी, मैं हिंट आपको देता हूँ, गंदगी को इकट्ठा करके नीचे बैठाना आपने। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका ऑप्शन है कोएगुलेट्स द इम्प्योरिटीज। बेटा मैंने आपको हिंट दी थी ना, गंदगी को इकट्ठा करके नीचे बैठाना है, तो इसी को हम कहते हैं कोएगुलेशन, गंदगी को इकट्ठा कर देना। एलम की प्रॉपर्टी है, जो पानी होता है उसमें जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें वो इकट्ठा करके नीचे बैठा देता है, तो पानी साफ ऊपर रह जाता है, जिसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? आपका अगला सवाल है, 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत आसान सवाल है भाई, ये तो बहुत आसान। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन सा है? आपकी बॉडी के अंदर भी है ये, जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं आपको। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा एंजाइम, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका आंसर है एंजाइम। इज दैट क्लियर? एंजाइम आर दो सब्सटेंसेस, दे एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? दे इंक्रीज द रेट ऑफ एनी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन। इस केस में बायोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? आपका अगला क्वेश्चन 7th नंबर, द, ये भी बायोलॉजी से ही है। द नाइट्रोजनस बेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अगर आपने बायोलॉजी के अंदर डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। ए एडेनिन, बी गुआनिन, सी यूरेसिल, डी थायमिन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका आंसर है यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में मिलता है। यूरेसिल किस में मिलता है? आरएनए में। अगर आपने बायोलॉजी में नहीं पढ़ा है तो 12th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। ओके, आपका अगला सवाल स्टार्ट होता है, 8th, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 3/2, 4/5, 5/4, 8/3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
और आपका आंसर है 8/3। कैसे कैलकुलेट किया हमने? Fe का आपको ऑक्सीजन स्टेट काउंट करनी है। Fe को मैंने x मान लिया। कितने Fe है फॉर्मूले में? 3, तो 3x प्लस O है 4, तो 4। O का चार्ज होता है -2, तो यानी 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। उससे आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 8/3। क्या निकल के आएगी? 8/3। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बैलेंसिंग का है, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से है। क्लियर हो गया? इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। ए ऑप्शन, x की जगह आपको 3 पुट करना है, y की जगह 5, z की जगह 2, या x की जगह 4, y की जगह 8, z की जगह 5, x की जगह 8, y की जगह 4, z की जगह 4, या x की जगह 5, y की जगह 3, z की जगह 4। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कीजिए कीजिए, आसान है ये तो काफ़ी यार। और आपका आंसर है सी। आपका आंसर क्या है? सी। आप इन वैल्यूज को पुट करके देखिएगा, आपके सब आइटम्स की संख्या बिल्कुल बराबर मिलेगी आपको। इज दैट क्लियर? आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10th। इन विच, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोरोजन ऑफ आयरन विल बी मोस्ट रैपिड। लोहे की और कोरोजन होगा सबसे ज़्यादा किन कंडीशंस में होगा? पहला ऑप्शन, प्योर पानी की प्रेजेंस में, प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर एंड सैलिन वाटर की प्रेजेंस में। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको ये बताना है कि सबसे फास्ट किस कंडीशन में होगी। कोरोजन आपके सिलेबस में है और इसका आंसर है एयर एंड सैलिन वाटर। सैलिन वाटर में नहीं, नमकीन पानी। ओके, इससे कोरोजन फास्ट होगी काफ़ी। आपका अगला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। व्हेन ए कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। डी ऑप्शन, ये तो आयन होता ही नहीं वैसे, Cu माइनस आयन बाय द रिडक्शन ऑफ कॉपर। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले 3 में से बताइए। और आपका करेक्ट आंसर है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा जो ब्लू कलर का होता है आपका। इज दैट क्लियर टू यू? अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेल। ये 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से लिया गया है। पहला ऑप्शन, लेड स्टोरेज बैटरी जो गाड़ी में लगी होती है, निकेट बैटरी, निकेट सेल कह दीजिए, ए और बी दोनों ऑप्शन, या मरकरी सेल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका सही आंसर है मरकरी सेल। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं, बाद में हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। इज दैट क्लियर? जबकि आपके घर में जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी या गाड़ी की बैटरी, उसको वो तो कई साल चलती है। इज दैट क्लियर टू यू? आपका अगला क्वेश्चन आएगा भी, क्वेश्चन नंबर 13th। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। आपका पहला ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, बी ऑप्शन, सी ओम, डी फैराडे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नापने बताना आपने। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये भी 12th क्लास में से क्वेश्चन है आपका। और आपका टाइम खत्म। ऑप्शन है फैराडे, 1 फैराडे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। और एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? आपको पता होगा शायद इस बारे में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आसान सा सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर का ही है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2, O2F2, H2O2 रिस्पेक्टिवली आर। ए ऑप्शन 0, +1 एंड -1, +2, +1, -2, 0, +1 एंड +2, और -2, +1 एंड -2। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका सही आंसर है ए। कैसे, देखिए ऑक्सीजन, ये देखो मॉलिक्यूल तो सारे न्यूट्रल हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का x मानेंगे 2x, और f का पुट करोगे -1, तो यानी कि 2x प्लस 2 इंटू -1 इजल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकालना, +1 ही आपकी निकल के आएगी। ठीक है, H2O2 भी पेरोक्साइड है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें O का निकालना है, H का +1 लेना आपने, तो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 करके आप जब O का चार्ज निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे, तो -1 ही आपकी निकल के आएगी। इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चन हो गए हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए होमोपॉलीमर। ऑप्शन ए बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका सही आंसर है बेकेलाइट। क्यों है? क्योंकि बाकी जो तीन हुए ना, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, इन सब के जो मोनोमर्स हैं इंडिविजुअली वो एक ही हैं। जैसे पॉलीइथाइलिन कह लो या पॉलीथीन कह दो, उसके मोनोमर सेम है, इथीन। टेफ्लॉन का सेम पॉलीमर, सेम मोनोमर्स हैं। उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इथीन का डेरिवेटिव है। और पीवीसी के अंदर जो मोनोमर्स है वो भी सेम है, विनाइल क्लोराइड। केवल बेकेलाइट ऐसा है जिसके मोनोमर्स अलग अलग है, इस वजह से होमोपॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आता। तो होपफुली आपको गेम में मज़ा आया होगा। अपने मार्क्स वगैरह मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ अच्छी लगी हो और आप पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।